हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धवन प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का सिलेबस जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे है ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम लोगों यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जिसको हम लोग मानव कार्यकी के नाम से जानते हैं। मानव कार्यकी पहली चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र है। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक तरफ से पूरा पाचन तंत्र के बारे में बताया जाएगा, जितने भी पार्ट हैं इसमें विटामिन वगैरह और आपके ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल से रिलेटेड, टीथ हो गया, टंग हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब सारे पार्ट के बारे में एक एक करके आपको एक तरफ से बताएंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का कंपोजिशन बताया जाएगा कि रुधिर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ब्लड की डिस्कवरी किसने किया था, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट के बारे में बताया जाएगा। ब्लड ग्रुप बताया जाएगा, आरएच फैक्टर बताया जाएगा, ब्लड की सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारी चीज़ों को इसमें हम बताएंगे। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग श्वसन तंत्र से रिलेटेड बताएंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, अनावश्यक चीज़ें, उसको शरीर से बाहर निकालना, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, हानिकारक है, उसमें उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हम लोग इस टॉपिक में स्पेशली हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले है वो माउथ है। माउथ से फिर इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम लोग ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, जिसको ग्रहणी कहते हैं। ये आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है, रेक्टम के बाद गुदा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहली चीज़ें सबसे स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे को हम लोग माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये माउथ टू एनस, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसको हम लोग पहले देखें। पहला हमारा ये माउथ है। माउथ के पास ये जो ट्यूब लगी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस या ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली का मतलब होता है ये फूड पाइप है जो खाने को कहाँ लाती है, स्टमक में, हमारे स्टमक में लाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। ये स्टमक से ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में गया हुआ है। इस पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी छोटी आंत का भाग है। ये एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको ड्यूडेनम है। ये ड्यूडेनम को स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी के नाम से जानते हैं। अब ये आपका किस में आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से जुड़ा होता है, सीकम पार्ट से। और ये आपका कोलन होता है, कोलन के बाद ये क्या होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम के थ्रू एनस होता है। ये एनस के थ्रू फूट के आता है, बाहर आता है। इस पूरे को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर आहार नाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल बोलते हैं, मुख से लेकर के पूरे गुदा तक या फिर माउथ टू एनस तक। इसमें कौन कौन से पार्ट है आप लोग फिर से देख लीजिए। माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, ये आपका ग्रहणी यानी ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, ये आपका सीकम है, कोलन है और रेक्टम है। हाँ, इसमें आगे हम लोग अभी बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो सीकम है, ये सीकम के बाद ये कोलन है, ये पूरा वाला पार्ट आपका कोलन है। ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। वो आपका है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, ये 3 पार्ट है। जैसे अभी हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रहणी के नाम से जानते हैं। इसको
मध्यांत्र के नाम से जानते हैं और इसको शेषांत्र के नाम से जानते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, ये तीन पार्ट हैं हमारा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? यही आपका ड्यूडेनम है। ये बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग इलियम बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट होता है, एक सीकम होता है, कोलन होता है और रेक्टम होता है। इसको हम लोग सीकम, कोलन और रेक्टम यानी मलाशय, ये इसके थ्रू है एनस। अभी हम आप लोगों को एक एक करके पूरा एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को डिटेल में बताएंगे, हर एक पार्ट को डिटेल में बताएंगे। जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, कोलन, सारे पार्ट के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहले इस वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग मुख गुहा के नाम से जानते हैं। मुख गुहा यानी ये बकल कैविटी है, इसको ओरल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। ये ओरल कैविटी या मुख गुहा है। ये मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें पाई जाती है? एक पहला है पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तालू। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, इनका काम भी हम बताएंगे। और ये आपका तीत है जिसको दांत कहते हैं, और ये टंग मतलब जीभ है। हमारे इस बकल कैविटी में, मुख गुहा में इतनी चार चीज़ें आती हैं। हम एक एक को करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमको ये पता हो जाना चाहिए कि डाइजेशन यानी पाचन क्या है। हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक एक करके बताएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम पहले ये बता दें कि डाइजेशन होता क्या है, पाचन किसे कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको पहले देख लीजिए कि इस प्रक्रिया में हम जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं एंजाइम की सहायता से। आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि पहले हिंदी में समझ लें कि इस प्रक्रिया में एंजाइम की सहायता से हम जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्जन इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस प्रोसेस में यही चीज़ें हैं। हाँ, द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सहायता से हम लोग जटिल खाद्य पदार्थ को सिंपल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ले लें, जैसे एक चावल है, चावल को आप बना करके उसमें पानी डाल दें, क्या वो चावल घुलेगा? नहीं घुलेगा। चावल 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, वो 4 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटा भी रख देंगे तो फूल के बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ये हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंजाइम बनती है, जो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करने में यानी तोड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में परिवर्तित करना किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। वही चीज़ें हमने बताया कि द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये इस प्रक्रिया में हम लोग जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो हम लोग पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या स्टार्च है, स्टार्च है। देखिए ये स्टार्च है, तो इस किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। किसके थ्रू? एमाइलेज के थ्रू। ठीक, तो ये जो स्टार्च है ये पॉलीसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के कई सारे फॉर्म होते हैं, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड। तो ये स्टार्च जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। ये एमाइलेज जो है एंजाइम है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में, और माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। जब तक ये स्टार्च हमारा ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन कहते हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए हम लोग पहले सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं पैलेट। पैलेट मतलब तालू। तालू के बारे में हम बताएं कि तालू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे रूफ ऑफ अ बकल कैविटी, रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट।
मतलब मुख गुहा के ऊपरी छत को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तालु कहाँ होता है, ऊपर होता है, ना कि नीचे होता है। तो ऊपर वाले छत को यानी रूफ ऑफ बकल कैविटी, ये हमारी बकल कैविटी है, पूरे को मुख गुहा को, ये ओपनिंग पार्ट को हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा के ऊपरी छत को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं या तालु कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट, या फिर बोल सकते हैं कि मुख गुहा के ऊपरी छत को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तालु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो पैलेट है वो 2 टाइप का होता है। देखिए एक पहला आपका जो है वो हार्ड पैलेट है, और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। ये पहला हार्ड पैलेट है और दूसरा सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट मतलब एक कठोर तालु होता है और दूसरा मुलायम होता है। ये चीजें आपका है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट अपने तालु को ऊपर से आप अगर जीभ से टच करेंगे, अपने टंग से ऊपर वाले पार्ट को जो पैलेट है तालु को टच करेंगे तो कैसा हार्ड है, और अपनी जीभ पीछे लेकर के जाइए, ऊपर वाले ही पार्ट में बिल्कुल पीछे अपनी जीभ को लेकर के जाइए, वो देखिए कैसा सॉफ्ट है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पैलेट का यानी तालु का जो आगे वाला भाग होता है, अग्र भाग, वो हार्ड पैलेट होता है, और तालु का जो पश्च भाग है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो बोलेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ये 2 टाइप का हो जाएगा। तो तालु के अग्र भाग को हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट और पश्च भाग को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। तो तालु कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कठोर और दूसरा सॉफ्ट यानी मुलायम। तो ये आपका हार्ड पैलेट हो गया और दूसरा सॉफ्ट पैलेट हो गया। हार्ड पैलेट बना किस चीज़ का होता है, ये मैक्सिला एंड प्लेटिन बोन के बने होते हैं, और ये फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ये 2 आपके हैं। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और हार्ड पैलेट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मैक्सिला एंड प्लेटिन बोन से बने होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, ये तो आपका हो गया पैलेट तालु। अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है। 3 पेयर्स में कौन कौन सी, सबमैंडिबुलर, पहला जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है। मतलब 3 पेयर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको लार ग्रंथियां बोलते हैं। ये हमारे मुख गुहा में लार को बनाने का काम करती है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कितनी है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटाइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा सब मैंडिबुलर, और तीसरा है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। ये सब मैक्सिलरी, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी बोलते हैं, और ये सब लिंगुअल होती है। ये 3 ग्लैंड हम लोगों के पास होती है, जिसको सलाइवरी ग्लैंड है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है वो भी देख लीजिएगा। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये कहाँ पे, कान के पास है, ऑल्फैक्टरी ऑफ ईयर के पास यहाँ पे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर जो होती है ये जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा, मतलब ये जो दोनों जबड़ा है जहाँ पे जंक्शन जुड़ा है, यहाँ पे ये सब मैंडिबुलर पार्ट पाया जाता है। और सब लिंगुअल पाई जाती है टंग के नीचे यानी जीभ के नीचे, जिसको बोलते हैं ये आगे वाले दांत को, अभी दांत के बारे में हम पढ़ाएंगे बताएंगे। इसको दांत कितने टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होता है। तो जो इंसीजर आगे वाले जो चौड़ा दांत होता है उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, जो किसी चीज़ को काटने में काम करता है। तो ये इंसीजर, बिहाइंड द इंसीजर, मतलब इंसीजर दांत के पीछे या टंग के नीचे हमारी क्या पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है।
सब मैंडिबुलर जो पाई जाती है जंक्शन ऑफ अपर जा एंड लोअर जा पाई जाती है, और पैरोटिड ग्लैंड जो पाई जाती है वो हमारे यहाँ कान के पास में पाई जाती है। हाँ, ऑल्फैक्टरी ऑफ ईयर पर ये तीन हमारी होती है। तीनों का काम क्या होता है? तीनों ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को बनाना, लार को बनाना। अभी इनको बारे में हम बता रहे एक्सप्लेन करके। देखें सलाइवरी ग्लैंड कितनी होगी? तीन होगी। पैरोटिड ग्लैंड होगी, सब मैंडिबुलर होगी और सब लिंगुअल होगी। इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, इसको सब मैक्सिलरी बोलते हैं। सब मैक्सिलरी भी ग्लैंड होगी, पैरोटिड होगी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल हो गई। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी कितनी होगी? तीन हो गई। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहली चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि लार ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये हमारा हो जाएगा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इन तीनों में से बात बोल रहे हैं हम, पूरे ऑल ओवर बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं कि ऑल ओवर बॉडी में हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी है, उसकी बात नहीं हो रही है। हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, सब मैंडिबुलर की बात कर रहे हैं, सब लिंगुअल की बात कर रहे हैं। यानी ये सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात हो रही है कि इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, या फिर ऑल ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज है, या फिर अनदर कोई भी ग्लैंड का नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली जो बड़ी ग्लैंड है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी चीज़ है कि सबसे छोटी ग्लैंड इसमें से जो है वो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल को आप लोग याद रखेंगे कि ये लार ग्रंथि जो है ये कहाँ पाई जाती है? इंसीजर, दांत के पीछे, यानी टंग के नीचे, बिहाइंड द इंसीजर टीथ ये पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। और ये हमारे कान के पास में पाई जाती है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये तीनों ग्रंथियां का काम क्या होता है? लार को बनाना, सिक्रेट का। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मतलब लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, हम लोगों के सलाइवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है। इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होता है। अब ये देख रहे हैं कि आपका 6.8 मतलब ये क्या है? 7 से कम है, 7 से कम है, यानी एसिडिक है। बट ये चीज़ें कैसा है? स्लाइटली एसिडिक, मतलब हल्का एसिडिक है। ये पीएच वैल्यू आपका हो गया कितना? 6.8 हो गया। हमारी सलाइवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? पहली चीज़ें है टाइलिन, ये टाइलिन है। दूसरा म्यूसिन है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट है, और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये चीज़ें हम लोगों के सलाइवा में ये चार चीज़ें पाई जाती है। यानी हम लोगों की ये लार का कंपोजिशन बता रहे हैं कि हमारे लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो लार का जो मतलब पीएच वैल्यू है जो हमारे सलाइवा का वो 6.8 है। इसमें टायरिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है और थायोसाइनेट पाया जाता है। तो थायोसाइनेट जो पाया जाता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे टाइलिन का क्या रोल है, म्यूसिन का क्या काम होता है, थायोसाइनेट का काम क्या होता है और लाइसोजाइम का क्या काम होता है। टाइलिन का काम क्या होता है कि ये सलाइवरी एमाइलेज के भी नाम से जानते हैं इसको, सलाइवरी एमाइलेज के नाम से, ये सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। इनका काम होता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। मतलब हमारे जो लार में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी डाइजेशन अगर स्टार्ट होता, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्टिंग स्टेप ये है कि यहीं से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है? हमारे बकल कैविटी यानी मुख गुहा में, लार में ही, सलाइवा में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका मेन काम होता है। टाइलिन का काम क्या है? इसको सलाइवरी एमाइलेज के भी नाम से जानते हैं। इसका काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। म्यूसिन का क्या काम होता है कि लुब्रिकेशन ऑफ फूड, ये खाने को क्या करता है? चिकना, लसलसा बनाने का काम करता है, उसको चिकना बनाता है। दूसरी चीज़ है कि थायोसाइनेट क्या है? ये एंटीबायोटिक का काम करता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे कि हमारे खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए
तो उसको ये क्या करता है, किल कर देता है। थायोसाइनेट एक सॉल्ट है जिसका काम क्या है, हमारे बैक्टीरिया को किल करना। और लाइसोजाइम एंजाइम भी का भी सेम काम है, इसका भी सेम रोल है, जो क्या काम करता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, मारने का काम करता है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, हमारे पीएच वैल्यू जो है सलाइवा का वो कितना है, 6.8 है। हमारे सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है, थायोसाइनेट पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। म्यूसिन का काम मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये खाने को चिकना बनाने का काम करता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। थायोसाइनेट का क्या काम होता है, थायोसाइनेट का जो काम होता है वो किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। और लाइसोजाइम का भी सेम रोल होता है, ये भी हानिकारक बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब दूसरी चीज़ें कुछ इसके बारे में खास बातें हो जाए कि लाइसोजाइम, ये नोट पॉइंट है कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो केवल हमारे सलाइवा में ही नहीं पाई जाती है, हमारे टीयर्स में भी पाई जाती है। आई टीयर्स, आँख के आंसू में भी पाई जाती है, स्वेट यानी पसीना में भी पाई जाती है, और दूसरी कहाँ पाई जाती है, तीसरी हमारे सलाइवा में पाई जाती है। तो लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, आंसू में पाई जाती है, पसीना में पाई जाती है और सलाइवा में पाई जाती है, लार में पाई जाती है। एक खास बात और भी है कि यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो टाइलिन का सेक्रेशन हो रहा है, मतलब ये सलाइवा के अंदर तो सभी पाए जाते हैं, टाइलिन भी, म्यूसिन भी, थायोसाइनेट, लाइसोजाइम तीनों पाए जाते हैं। और हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड बताएं वो 3 बताएं, कौन कौन सी बताए हैं, एक बताएं पैरोटिड ग्लैंड बताए हैं, दूसरी सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों लार को बनाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये है कि टाइलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो लार को बनाने का तीनों ग्लैंड काम करती है, तीनों ग्रंथियां करती हैं, लेकिन टाइलिन स्पेशली सेक्रेटेड इन पैरोटिड ग्लैंड। ये स्पेशली किससे सेक्रेट होती है, पैरोटाइड ग्लैंड से सेक्रेट होती है टाइलिन। टाइलिन का सेक्रेशन केवल पैरोटिड ग्लैंड से होता है, और पैरोटिड ग्लैंड बताया है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑल ओवर बॉडी की बात हमने नहीं किया है, केवल स्पेशली हम बात किए सलाइवरी ग्लैंड की बात की है कि तीनों सलाइवरी ग्लैंड में से कभी कभी पूछता है कि इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लार ग्रंथियां में से सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो सबलिंगुअल होती है। एक खास बात और है कि टाइलिन का जो रोल है वो स्पेशली एक्ट ऑन अ राइप फूड। जो टाइलिन है वो कहां पे वर्क करता है, राइप फूड पे काम करता है, यानी पका हुआ भोजन पे। ये मतलब एक साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हो पका के खाते हैं, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है गैस वगैरह जलाना, कुकर वगैरह धुलना, हम डायरेक्ट चावल को लेकर के चबाना स्टार्ट करें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे जब तक चावल में हमारे स्टार्च है, जब तक उसको हम पका के नहीं खाएंगे तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि टाइलिन का जो रोल है, वर्क है, वो स्पेशली राइप फूड पे, पका हुआ स्टार्च पे ही काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आटा को गूंथना नहीं है, ऐसे घोल के पी जाना है, उससे क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। स्टार्च जहाँ पे भी पाया जाता है, उसको आलू है, आलू को कच्चा अगर खाएं तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगी। तो इसका स्पेशली रोल है कि टाइलिन का जो एक्ट है वो कहाँ पे है, राइप फूड पे है। अभी हम लोग बात करेंगे तीत की। ये तीत की बात हो रही, दांत। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग दांत समझेंगे कि दांत हमारे किस चीज़ के बने होते हैं और ये कितने स्टेज में आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबकी बात हम लोग करेंगे। तो ये जो तीत है हमारा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये दांत, इनकी 2 कंडीशन होती है कि जो दांत हमारे पास होते हैं वो हमारे लाइफ स्पेन में, मतलब कि लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल में ये 2 बार आते हैं। 2 बार आने का मतलब कि एक बार टेम्परेरी तीत आता है, टेम्परेरी तीत का मतलब मिल्क तीत होता है, और एक परमानेंट तीत होता है जिसको एडल्ट तीत के नाम से जानते हैं। टेम्परेरी तीत का मतलब वो दुग्ध दांत होता है जो एक बार आने के बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और परमानेंट तीत जो होता है वो आने के बाद वो लास्ट आपके लाइफ स्पेन तक वो चलता रहता है। तो हम लोगों के लाइफ स्पेन में मतलब जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक बार मिल्क तीत होता है जिसको हम लोग टेम्परेरी तीत के नाम से जानते हैं, और एक बार जो परमानेंट तीत आता है जो टूटने के बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट तीत या एडल्ट तीत बोलते हैं, और ये आपका टेम्परेरी तीत होता है। ये हमारे लाइफ स्पेन में 2 बार आता है, इसलिए इसको एक टर्म दिया गया है, इसका नाम है थीकोडॉन्ट,
डाईफाइडोंट, इसको क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। जो दांत 2 बार आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ेंगे कि दांत के कितने टाइप है। पहला है इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन है, और प्री मोलर है, और मोलर है। ये दांत के 4 प्रकार हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि दांत के बारे में हमने बताया कि दांत हमारे लाइफ स्पेन में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक टेम्परेरी टीथ होता है जिसको मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, जो एक बार आने के बाद वो क्या होता है? टूट जाता है। और एक एडल्ट टीथ होता है जिसको परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। तो ये दांत 2 बार आते हैं हम लोगों के केस में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। डाईफाइडोंट का मतलब कि जो दांत 2 बार आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। दूसरी चीज़, एक खास बात और है कि थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब ये होता है कि हमारे जबड़े से यानी जा से वो पूरी तरीके से एम्बेडेड होता है। थीकोडोंट जो है वो जबड़े से पूरा एम्बेडेड होता है, सॉकेट जा में ये पूरा अंदर पूरा पैक होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में देखेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे इसके सरफेस एरिया पे अटैचमेंट होता है, ऐसे ये ऊपर से ही अटैचमेंट होता है, जैसे लगेगा कि इस पे चिपकाया गया है। ये सरफेस एरिया है और इस पे दांत को क्या किया गया है? चिपकाया गया है। तो इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोडोंट। और एक्रोडोंट जो होता है वो स्पेशली किस में पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है। जैसे मेढक उड़क के जो दांत होते हैं वो जो मेढक के दांत होते हैं वो पूरी तरीके से उनके इस जबड़े में अंदर से पूरा फिट नहीं होता है, धंसा नहीं होता, वो ऊपर से उनके सरफेस एरिया पे चिपका रहता है। वो आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, आते रहते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो इस टाइप के दांत को हम लोग बोलते हैं एक्रोडोंट बोलते हैं। और हम लोग क्या है? थीकोडोंट है। थीकोडोंट का मतलब कि जिनका दांत जो होता है वो पूरी तरीके से मसूड़ों के अंदर तक वो क्या होता है? फिट होता है, सॉकेट जा में वो पूरा क्या होता है? फिट होता है, धंसा हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। और जो एक्रोडोंट होता है वो सरफेस एरिया पे, जैसे ये मार्कर है ना, ऊपर से इसे चिपकाया गया है, लेकिन इसको होल करके अंदर तक पूरा इसको अंदर तक धंसा दे, गड़ा दे, ये जाम कर दे, फिट कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीकोडोंट। तो हम लोगों का दांत जो है वो अंदर पूरा सॉकेट जा में फिट है, तो इसको थीकोडोंट बोलेंगे और इसको एक्रोडोंट बोलेंगे। एक डाईफाइडोंट होता है। डाईफाइडोंट का मतलब ये होता है कि जिसके 2 बार दांत आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। मोनोफाइडोंट भी होता है। मोनोफाइडोंट का मतलब ये होता है कि जो दांत केवल 1 बार आते हैं, जो दांत केवल 1 बार आते हैं उसको हम लोग मोनोफाइडोंट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिसको अक्ल दांत बोलते हैं, या फिर 18 साल के बाद वाला जो सबसे लास्ट वाला दांत होता है जिसको मोलर, लास्ट मोलर बोलते हैं। लास्ट मोलर वाला जो दांत होता है वो लास्ट स्टेज में आता है, तो वो लाइफ में 1 ही बार आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोफाइडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोफाइडोंट। और 2 बार जो दांत आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईफाइडोंट बोलते हैं। कुछ दांत ऐसे भी होते हैं जिसको हम बता दें कि हेट्रोडोंट होते हैं और होमोडोंट। हेट्रोडोंट भी होता है और होमोडोंट भी होता है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि जिसके दांत स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे ये कंडीशन है कि हम लोगों के दांत जो है उनका स्ट्रक्चर आप देखिए सब अलग अलग टाइप के हैं। जैसे पीछे वाला दांत क्या है? चौड़ा है, बिल्कुल चौड़ा। आगे का कैसा है? चौड़ा। बीच वाला क्या है? कोने पे नुकीला, जिसको डॉग टीथ या कुत्ते की तरह नुकीला दांत कोने कोने पे होता है, तो इसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। आगे के चौड़ा दांत जो होता है उसको इंसीजर बोलते हैं। बीच में दोनों जो होता है यहाँ पे इसको प्रीमोलर बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो होता है उसको मोलर बोलते हैं। तो हमारे दांत की संख्या इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर है। तो ये दांतों, हम लोगों के दांत का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर सब क्या है? डिफरेंट है, मतलब उनकी जो संरचना है वो अलग अलग टाइप की है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि जिसके दांत के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि हम लोगों के दांत का फंक्शन भी अलग अलग रोल काम करते हैं। जैसे आपको अमरूद वगैरह सेब वगैरह काटना है तो पीछे से काटेंगे कि आगे से काटेंगे? आगे से काटेंगे। तो जो दांत काटने में रोल है उसका नाम है इंसीजर। सीजर मतलब कैंची, आप लोग जानते हैं। तो इंसीजर मतलब ये किसी चीज़ को काटने में हेल्प करता है। पीछे वाला जो दांत है चौड़ा, वो किसी चीज़ को चबाना यानी पीसने का काम करता है।
तो हम लोगों के दांत के स्ट्रक्चर भी अलग हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट टाइप का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब जिसके दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जो दांत होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे, उसको हम लोग बोलते हैं होमोडॉन्ट। क्या बोलते हैं? होमोडॉन्ट बोलते हैं। तो ये दांत के जितने भी टर्म बताए गए हैं, सारे दांत के बारे में एक बार टर्म फिर से सुन लीजिए। जिसके दांत 2 बार आते हैं, जैसे हम लोगों में एक बार मिल्क टीथ आता है और दूसरा परमानेंट टीथ होता है, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। तो हम लोगों के दांत पूरे लाइफ स्पेन में 2 बार आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डाइफाइडॉन्ट, मतलब 2 बार आते हैं। कुछ दांत केवल लाइफ में 1 बार आते हैं, जिसको मोनोफाइडॉन्ट बोलते हैं। जैसे हम लोगों का अक्ल दांत होता है, ये लास्ट मोलर जो सबसे पीछे वाला चौड़ा दांत होता है, ये 18 साल के बाद आता है। तो ये लाइफ में 1 ही बार आता है और लास्ट स्टेट तक चलता रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफाइडॉन्ट बोलते हैं। और जो 2 बार आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइफाइडॉन्ट बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब कि जिसका दांत पूरी तरीके से अंदर सॉकेट जा मतलब जबड़ा, जिसमें फिट होता है, अंदर से धंसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों में देखा गया है कि उनका दांत ऐसे इनके सरफेस एरिया पे जैसे लगेगा चिपकाया गया है, ऊपर से ये अटैचमेंट है। जैसे मेढक वगैरह के दांत होते हैं, उसको एक्रोडॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोडॉन्ट बोलते हैं। ये एक्रोडॉन्ट है। तो मेढक वगैरह में एक्रोडॉन्ट होता है, हम लोगों में थीकोडॉन्ट होता है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब बता ही दिए कि जिसके दांत के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो प्लस उनका फंक्शन भी क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे हम लोग क्या है? हेट्रोडॉन्ट हैं। जितने भी मैमल्स हैं, मोस्टली मैमल्स क्या है? हेट्रोडॉन्ट हैं। और एक होमोडॉन्ट है। होमोडॉन्ट का मतलब कि जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, वैसे दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोडॉन्ट बोलते हैं। इंसीजर की बात करते हैं, तो अभी जैसे इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हाँ, अभी हम लोग जैसे डेंटल फार्मूला की बात करें तो पहले देखेंगे एडल्ट में I2, C1, PM2 एंड M3, ये चीजें ध्यान रखेंगे। I का मतलब है इंसीजर, C का मतलब है कैनाइन, PM का मतलब है प्रीमोलर एंड M का मतलब है मोलर। यानी ध्यान रखेंगे कि ये इंसीजर का नंबर 2 होता है, कैनाइन का नंबर 1 होता है, प्रीमोलर का नंबर 2 होता है, मोलर का नंबर 3 होता है। ये चीजें याद होना चाहिए आप लोगों को। मोलर का नंबर कितना होता है? 3 होता है, प्रीमोलर का 2 होता है, कैनाइन का 1 होता है, इंसीजर का 2। जैसे देख ले आगे वाले चौड़ा, हाँ, ये मोलर कितना है? 3 है। इंसीजर आगे चौड़ा दांत 2 होता है। आप कैनाइन देख होंगे कोने पे नुकीला दांत ऐसे खड़ा होता है, डॉग टीथ, उसको कैनाइन बोलते हैं। प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये किसके केस में? एडल्ट के केस में। यानी इसका डेंटल फार्मूला हम बनाएंगे तो 2 1 2 3 हो जाएगा, 2 1 2 3 हो जाएगा, और ये 2 1 2 3 हो जाएगा। ये एडल्ट के लिए बता रहे हैं जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे देखेंगे 2 1 3 2 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 8 होंगे और ये भी कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, 2 2 कर देंगे, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका? 16, और ये भी कितना हो जाएगा? 16। यानी दांत का संख्या कितना हो गया? 32 हो गया। ये दांत का संख्या पूरा कितना हो गया? 32 हो गया। ये चीजें कभी कभी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जैसे कि रटा हुआ, ये तो सबको पता है कि 21 23 21 23 सारे बच्चे जानते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या है। एडल्ट में कितना है? 2 1 2 3 है। लेकिन कभी कभी 17 ईयर ओल्ड में पूछ देता है, जो 18 साल कंप्लीट नहीं किया उसमें पूछता है कि 17 ईयर ओल्ड में डेंटल फार्मूला क्या होगा। तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि 17 ईयर ओल्ड में ध्यान रखेंगे I2 होता है, C1 होता है, और ये जो PM होता है यानी प्री मोलर भी 2 रहेगा, और ये जो मोलर है वो भी 2 रहेगा। बस यही चीज़ें ध्यान रखना है। यानी ये मोलर की संख्या 3 कब होती है? जब 18 कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जरूरी भी नहीं कि 18 कंप्लीट होते आ ही जाएगा, 22 साल 23 24 25 27 तक आते रहते हैं। तो 18 का ये जो मोलर का थर्ड मोलर जो है वो जब भी आएगा, 18 के बाद आए जब भी आए, लेकिन 18 से पहले नहीं आएगा। तो मोलर की संख्या 17 ईयर ओल्ड में अगर पूछेगा, 17 साल 15 साल 16 साल का बच्चा है, तो उसमें डेंटल फार्मूला क्या होगा? आई का संख्या 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्री मोलर का 2 होगा, और मोलर कितना होगा? 2 होगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 2 1 2 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बन जाएगा? बोलिए। 2 1 3 2 5 2 7 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 7। ये 14 और ये भी 14। पूरे दांत कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे।
तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि 17 ईयर ओल्ड में 21-22 होता है, ये लास्ट में 2 रहता है, और इसमें दांत की संख्या अगर पूछेगा तो 28 दांत होते हैं, और जो एडल्ट पर्सन उसमें 32 होते हैं। कभी कभी चाइल्ड में पूछता है, छोटे बच्चों में, चाइल्ड के केस में डेंटल फार्मूला, तो ध्यान रखेंगे चाइल्ड के केस में अभी हम बता दे रहे हैं, ये चाइल्ड के केस में जो डेंटल फार्मूला है वो कितना है, इसका I2C1। ये प्रीमोलर याद रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते, यहाँ पे प्रीमोलर जो है वो 0 होता है, और मोलर अब जब आप देख रहे हैं कि 17 साल के बच्चे में जब 2 है तो 3 होने का कोई चांस ही नहीं, 3 कब होता है, 18 के बाद होता है, तो यहाँ पे मोलर कितना रहता है, 2 ही रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड के केस में यहाँ पे 0 होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनका डेंटल फार्मूला 2102, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा, यानी दांत की संख्या 20 हो जाएगी। तो ये चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है। अगर दांत की संख्या पूछेगा तो 20 बताएंगे, 17 ईयर ओल्ड में पूछेगा तो 28 बताएंगे। डेंटल फार्मूला 21-22 होता है, और एडल्ट पर्सन में कितना होता है, 21-23 होता है। इसमें दांत का संख्या कितना होता है, 32 होता है। तो अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी इसको अगले टर्न में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ये हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती चले। अगर बीच में आप लोग अगर उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर बातें समझ में नहीं आएगी। देखिए बायोलॉजी एक बिल्कुल स्टोरी की तरह है, कहानी की तरह। अगर बीच में जैसे कहानी होती है ना कि बीच में कोई पार्ट अगर छूट गया तो आगे वाली बात समझ में नहीं आएगी, जैसे मूवी वगैरह हो गया, पिक्चर वगैरह, बीच में क्या हुआ था, तो वैसे ये भी है कि अगले वाले पार्ट का रोल नहीं पता है तो आगे वाले का भी पार्ट नहीं पता होगा। तो पीछे वाले चीज़ को जानेंगे तभी आगे वाली चीज़ हमको समझ में आएगी। तो आगे वाले एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के जो भी पार्ट हैं उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसको वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।